वेलकम बैक टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लॉस पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर। हमने प्रीवियस वीडियो में अवोगाद्रो लॉ से रिलेटेड चीज़ें देखी। अवोगाद्रो लॉ क्या होता है, उसके कुछ एप्लीकेशंस हमने देखे और उसके बेस पे हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे। आई होप आप सब लोगों को याद आ रहा होगा, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आगे कुछ रिलेटिव टर्म्स। ओके, यदि आप लोगों को याद है तो ये जो टर्म्स मैं आज बताने जा रही हूँ आपको, लाइक रिलेटिव एटॉमिक मास जो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही है, रिलेटिव मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से स्टडी कर रखी है। ओके, क्योंकि ये सब जो आपके टर्म्स है जो मैंने बोला कि प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रखी है, वो इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये सब हमारे काम आने वाली है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर विदाउट एनी डिले। और सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक विंग मशीन की इमेज यहाँ पे लगा रखी है। सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम तो रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, यहाँ पे विंग मशीन का क्या काम। सो बिल्कुल रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, यदि हम थोड़ा सा गौर करें। ठीक है, हम किसी एटम का मास निकाल रहे हैं, उसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे, और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसको क्या बोल देंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, समझ आया। तो देखो, इसको निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले एटम, क्योंकि हम मास किसका निकाल रहे हैं, एटम का। तो यदि हम बात करें पर्टिकुलर किसी एटम की, तो एटम बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्टिकल होता है। क्या ये सबको पता है? एटम की यदि हम बात करें तो वो इतना छोटा पार्टिकल होता है कि हम उसे हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और इतना छोटा पार्टिकल है कि हम उसे फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ इतनी छोटी है जो ना हमारे द्वारा देखी जा सकती है और ना ही हम उसको फर्दर किसी चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, तो थिंक अबाउट इट कि हम उसका मास कैसे निकालेंगे। ओके, एक बड़ा क्वेश्चन है कि जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते उसका मास हम निकाल कैसे सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इसके सॉल्यूशन के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया कि रिलेटिव एटॉमिक मास दिया कि हम एक एटम का मास तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम उसका किसी अनोदर एटम से रिलेट करके उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ समझ आई आपको मैंने क्या बोली? तो उसी चीज़ को, इन एटम्स के मास को निकालने के लिए क्या टर्म आई, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि हम एक एटम का मास डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो हम उसको किसी चीज़ से रिलेट करेंगे और फिर उसका क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली उसको समझने के लिए हम लेंगे एक एग्जाम्पल। ओके, उस एग्जाम्पल से क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास आखिर चीज़ है क्या। सो ये विंग मशीन जो मैंने यहाँ लगाई है उसका यही काम है। देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। हमें सबको पता है कि मार्केट में गए होंगे, कुछ ना कुछ आपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स कभी ना कभी खरीदा होगा। तो आप क्या करते हैं, शॉपकीपर के पास या ऐसी आपने विंग मशीन देखी होगी, शॉपकीपर के पास जाते हैं और उस शॉपकीपर को आप क्या बोलते हो, शॉपकीपर के पास जाएंगे और हम क्या बोलेंगे कि सपोज हम खरीदने जा रहे हैं 1 kg एप्पल। ठीक है, 1 kg एप्पल्स हम लेने जा रहे हैं, तो हम जाएंगे शॉपकीपर को बोलेंगे भैया हमें 1 kg एप्पल चाहिए। अब आप लोग क्या देखते हैं, वो क्या करता है, अपने मेजरिंग टूल्स निकालता है, उसमें से 1 kg उठाएगा, वो विंग मशीन के एक साइड में रखेगा और दूसरे साइड में वो पुट करना शुरू करेगा आपके एप्पल्स। ओके, जैसे ही विंग मशीन का जो दूसरा साइड है जिसमें उसने क्या रखे, एप्पल्स रखना शुरू किया और वन साइड में उसने मेजरिंग टूल रखा। ठीक है, ये मेजरिंग टूल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप सबको पता है। 1 kg का होता है, 2 kg का होता है, 250 ग्राम का होता है, 500 ग्राम का होता है। तो इन मेजरिंग टूल्स को हम बोलते क्या है, आपने सबने सुना होगा, इन मेजरिंग टूल्स को बाट बोला जाता है। जब हम जाते हैं तो देखते हैं सब्जी वाले भैया कोई भी है, उनके पास में क्या होता है, ऐसे बाट होते हैं तरह तरह के लोहे के। ठीक है, वो रखेंगे, उन्होंने सपोज यहाँ पे 1 kg का रखा बाट। अब 1 kg का बाट रखने के बाद में साइड में क्या किया, एप्पल्स को मेजर करना शुरू किया। ठीक है, जैसे ही ये दोनों बराबर आ जाते हैं, ठीक है,
ये इसके बराबर आ जाता है 1 kg के, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं दोनों, तब वो क्या बोलता है कि ये 1 kg एप्पल्स हो चुकी हैं और हमें वो 1 kg एप्पल दे देता है। तो एक्चुअल में उसने किया क्या, उसने आपको जो 1 kg एप्पल दी है वो किसको रिलेट करके दी, किससे मेजर करके दी, 1 kg बाट से। तो आपकी जो एप्पल थी वो 1 kg बाट के रिलेटिव एप्पल्स थी, जितनी भी आई जाए, आपके पास में 6 एप्पल्स आई, 5 एप्पल्स आई, वो उस 1 kg बाट के रिलेटिव थी, क्योंकि हमने उसको एक मेजरिंग एक तरफ रख के दूसरी साइड में हमने उसी से क्या किया है, मेजर किया है अपनी एप्पल्स को। ओके, तो इस तरीके से ही हमारे क्या होता है, साइंटिस्ट ने किया, जब उनको मासेस निकालना था, उन्होंने क्या किया, सबसे लाइटेस्ट एटम फाइंड आउट किया रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए अनदर एटम्स के। तो सबसे पहले हाइड्रोजन लिया उन लोगों ने, ठीक है। लेकिन जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है वो इतना सुटेबल एटम नहीं है क्या निकालने के लिए, अनदर एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए। फिर फर्दर इन पे स्टडी करते गए तो साइंटिस्ट को एक एटम मिला, दैट इज C12, कार्बन 12। ठीक है, ये C12 क्या है, कार्बन है, और कार्बन का एटॉमिक मास है 12, क्योंकि हम आइसोटोप्स पढ़ चुके हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वहां पे हमने कौन सा लिया है, C12 एटम लिया है। तो इन लोगों ने C12 एटम लिया और इस C12 एटम के ही बेसिस पे क्या निकाले, अनदर एटम्स के एटॉमिक मासेस निकाले। जैसे हमने क्या किया था, इधर 1 kg का रख के इधर एप्पल्स को मेजर किया था, उसी तरीके से इधर आपके पास में मेजरिंग मशीन में इधर एक तरफ तो C12 होगा, दूसरी तरफ आपको जिस भी एटम का एटॉमिक मास निकालना है उसको रखते जाओ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल पाओगे, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल पाओगे। तो यही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है कि आपका कोई एक एटम है वो कितना नंबर हेवियर है 1/12 एटम ऑफ कार्बन 12 के, कार्बन 12 के 1/12 एटम से आपका जो एटम है कोई, वो कितना हेवियर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ में आया। अब देखो क्या किया साइंटिस्ट ने, एक तरफ कार्बन 12 लिया वीइंग मशीन के, दूसरी तरफ भी कार्बन 12 ले लिया। जब हम कोई चीज दोनों बराबर चीज ले लेंगे वीइंग मशीन में तो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, बराबर होंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 kg था और यहाँ पे अपन ने एप्पल ले ली, तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। या फिर इसको ऐसे समझो, यहाँ पे भी 1 kg ले लिया बाट और यहाँ पे भी ले लिया, तो क्या दोनों में बराबर वेट है, दोनों का मास बराबर है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, बराबर सेम कंडीशन में होंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप क्या करते हो, ये दोनों बराबर इक्विलिब्रियम में, अब मैं इस कार्बन 12 को लेके इसके कितने टुकड़े कर देती हूँ, इसको 12 टुकड़ों में बांट देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक चीज बताएं, ये जो कार्बन 12 था मैंने इसको लेके इसके 12 पीसेस कर दिए, तो क्या 12 पीसेस करने पे इसका मास था, इसका जो वेट था वो क्या इस कार्बन 12 से डिफरेंट हो जाएगा? नहीं, इसका मास तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ये कार्बन 12 और ये कार्बन 12 दोनों सेम थे, दोनों का एटॉमिक मास 12 था। हमने सिर्फ एक को क्या किया है, उसी चीज को लेके उनको कितने पीसेस में कट कर दिया है, 12 पीसेस में कट कर दिया। तो 12 पीसेस करने से ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने एक पीस कम कर दिया हो, नहीं किया, वो बिल्कुल बराबर है, उतना का उतना ही अमाउंट है, हमने सिर्फ उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट पीसेस के अंदर। ठीक है, तो मास वही रहने वाला है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन एटम। क्या यही होगा, 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन एटम? ठीक है, चलो ये थी हमारे बात एक रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने की। जिस तरीके से हमारे जब हम फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं तो उनकी एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, लाइक केजी। ठीक है, अभी हमने किस में मेजर किया था, किलोग्राम में मेजर किया था। उसी तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास को जब हम वेट करते हैं तो उनकी भी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, उस स्टैंडर्ड यूनिट को बोला जाता है AMU। ठीक है, क्या बोलते हैं, हमेशा ध्यान में रखनी है, एटॉमिक मासेस को वेट करते हैं तो उनकी स्टैंडर्ड यूनिट आती है AMU। अब ये AMU किसको बोला गया, यहाँ पे कार्बन 12 की कितनी यूनिट्स है, 12, इसकी 1 यूनिट को क्या बोला गया, 1 AMU। जब 1 यूनिट 1 AMU है तो 12 यूनिट्स कितनी हो जाएगी, 12 AMU। समझ आ रही है ये चीज?
तो हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। ठीक है, तो ये हमने क्या लगा दी, इस पे स्टैंडर्ड यूनिट लगा दी, क्योंकि आप जब भी वेट एटॉमिक मास कोई लेते हो तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। समझ आ गया, तो ये हमने क्या लगा दी, इसकी यूनिट्स लगा दी, लाइक हम 1 kg एप्पल के लिए लिख रहे थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब क्या करना है, आपको सपोज निकालना है किसी अनदर एटम का मास, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का मास निकालना है। ठीक है, क्या करोगे, एक तरफ कार्बन 12 है, दूसरी तरफ आप रखोगे ऑक्सीजन को। ठीक है, जब आप स्टडी करोगे, जब आप साइंटिस्ट इनको देख रहे थे इस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल के, तो उन्होंने देखा कि जो कार्बन 12 एटम है वो 4 यूनिट्स मोर हेवियर है, किससे, ऑक्सीजन एटम है वो कार्बन 12 से 4 यूनिट ज़्यादा क्या है, हैवियर है। ये चीज़ देखने को मिली, क्योंकि जब आप यहाँ पे 12 यूनिट पुट करी ऑक्सीजन की तो वो इसके बराबर नहीं था। जैसे ही यहाँ पे 4 और यूनिट एक्स्ट्रा हमने रख दी तो मास क्या आ गया, रिलेटिव एटॉमिक आ गया। ठीक है, उसका रिलेटिव मास आ गया निकल के ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 AMU, 1 कार्बन एटम का। ठीक है, इसी तरीके से आप हाइड्रोजन का निकाल सकते हो, वो 1 AMU होता है। तो ये होता है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, समझ आया, क्लियर है सबको। अब हम करते हैं स्टडी, यहाँ पे क्या लिखे हुआ है एक बार अच्छे से फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोल सकते हैं हम। एन एटम इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल, कैन नॉट बी सीन even through a powerful microscope, so it is difficult to determine the mass of atom directly. Hence, to determine the mass of atom, we choose the mass of the lightest atom as the unit and compare with it masses of atom of other elements. The resulting masses of atom are relative atomic masses, जिसको हम RAM भी बोलते हैं। ओके, आगे देखो, the relative atomic mass of an element is the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 times of mass of an atom of carbon 12। समझ आया, यही चीज मैंने आपको पीछे बताई है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की, अभी हम बात करके आए, तो हमें कैसे निकालेंगे इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। 1 एटम का कितना होता है हमें पता है, 16 AMU होता है। 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम का कितना होता है, 12 AMU। 12 से 12 गया, AMU से AMU कट गया, तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, 16। आ गया समझ में, चलो वेरी गुड। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट AMU, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। चलो अब हम चलते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म, दैट इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, यदि हम बात करें हमारे जो एनवायरनमेंट में कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आइसोटोप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं इसके लिए जानना बहुत जरूरी है, बट हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं आइसोटोप्स क्या होता है। मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका भी बताया था कि आइसोटोप क्या होता है, टॉप डिफरेंट, इसका मतलब मास इज डिफरेंट। ऐसे एलिमेंट जिनके मास तो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आप लोगों को पता है ऐसे बहुत से एलिमेंट है जो एनवायरनमेंट में अपने आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स की वजह से ही उनके जो मास होते हैं, एटॉमिक मास, वो फ्रैक्शनल में आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, ये फ्रैक्शन में है। इसका रीजन क्या है फ्रैक्शन में आने का, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो एनवायरनमेंट में 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से में, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, तो ये 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, और जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं वो इन 2 आइसोटोप्स का क्या होता है, रेशियो में होता है। ठीक है, ये 3:1 में क्या करता है, प्रेजेंट रहता है एनवायरनमेंट में, 3:1 में प्रेजेंट होता है। अब जब आप इसका मास निकालोगे एवरेज,
आइसोटोप्स का निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही आइसोटोप नहीं है, दोनों है, तो दोनों का मास निकालेंगे हम, ठीक है। तो आप जब इनका एवरेज मास निकालोगे तो 35.5 आएगा। बस इसीलिए क्या आता है, फ्रैक्शन आता है, और फ्रैक्शन एटॉमिक मास यही होता है कि जब एनवायरनमेंट में एक एलिमेंट के, एक एटम के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका जो एटॉमिक मास आता है वो एवरेज होता है दोनों आइसोटोप्स का, और उस एवरेज की वजह से ही आपका जो एटॉमिक मास है वो क्या आता है, फ्रैक्शनल आता है। कैसे हम निकालें इसका एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, कैसे निकालोगे, 35 है एक, इसका रेशियो 3 है, प्लस 37 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, रेशियो इसी तरीके से निकालते हैं एवरेज मास, ठीक है। एवरेज मास निकालोगे आपका आएगा 35.5। बस यही है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इजी था। देखो क्या लिखे हुआ है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, it is to be noted that atomic masses of most elements are fractional. This is because most elements are a mixture of two or more natural isotopes. For example, relative atomic mass of chlorine is 35.5. The reason being that chlorine consists of a mixture of two isotopes of masses 35 and 37 in the ratio of 3:1. The average of isotopic masses is, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। यही था जो मैंने समझाया, क्लियर हुआ सबको। चलो अब आगे चलते हैं और अपनी नेक्स्ट टर्म देखते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जस्ट अभी हमने देखा, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का, कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट 1/12 कार्बन के एटम से कितना हेवियर है ये बताता है कोई मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, हमें एटॉमिक मास तो पता ही है, आपके पास में कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, उसके जितने भी एटम हैं उनका सबका हम एटॉमिक मासेस का सम कर देते हैं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, क्योंकि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है पता है। अब मॉलिक्यूल किससे बनता है, एलिमेंट से ही बनता है, उन एलिमेंट्स का यदि हम मासेस का सम कर दे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वही डेफिनेशन सिर्फ मॉलिक्यूल की क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की है, समझ आई। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं H2 आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैंने बोला हमें निकालना है इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट फॉर्म RMM, ठीक है। तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें जितने भी एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस का सम कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब देखो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 1, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन है 1, तो 2 + 16 = 8। ओके, आगे समझ में। तो ये क्या था इसका वाटर के मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, समझ आया। चलो देखते हैं क्या लिखे हुए हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, the relative molecular mass of an element or a compound is the number of that represent how many times one molecule of the substance is heavier than 1/12 of mass of an atom of carbon 12। वही है, सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए डेफिनेशन है, ठीक है। द रिलेटिव, ये RMM नहीं होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ओके। The relative molecular mass is obtained by adding together the relative atomic mass of all various atoms present in a molecule। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल गिवन है CO2 का, निकाल लो। कार्बन का कितना होता है, अभी हमने पढ़ा है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 + 32 = 44। ये 44 आपका क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। क्या क्लियर है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। चलो, तो आज के वीडियो में हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी, रिलेटिव एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है गिवन कंपाउंड्स का, ठीक है। देखो क्या क्या कंपाउंड्स गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक, नहीं मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, अमोनिया सल्फेट। बहुत ही ज्यादा इजी है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं
उनका सम करके। आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका एटॉमिक मास गिवन है, हमें तो सिर्फ उनको सम करना है, ऐड करना है और निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, फर्स्ट का आंसर देखते हैं हम। क्या है? CuSO4.5H2, क्या यही है? देखो अब कॉपर का एटॉमिक मास कितना है? 63.5, कॉपर एक ही है। सल्फर का कितना होता है? 32। ओके, सल्फर का 32 हो गया। वहीं पे ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और ऑक्सीजन कितने आपके पास में? 4। ओके, अब देखो प्लस करके H2O का एटॉमिक मास जस्ट हमने निकाला था, कितना होता है H2O का? 18 होता है ना। 18 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, आपके मास आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सम करोगे, सम सबको करना आता है, इसको सॉल्व कर लेना, जो आपके आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। ओके, उसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? अमोनिया सल्फेट के भी निकाल सकते हो। कैसे? फॉर्मूला क्या है? NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसलिए होल ट्वाइस है ना इसका, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करोगे? सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4। अब इसको भी करोगे तो आपके पास में सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? अमोनिया सल्फेट का एटॉमिक मास। ओके, क्लियर है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके लिए आपको ये चीज, नॉर्मली जो कंपाउंड्स गिवन होते, एलिमेंट्स गिवन होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास आपको गिवन होते हैं। कुछ कुछ एटॉमिक मास हमें याद करने होते हैं, वो धीरे धीरे यूज में लेते हुए हमें याद हो जाएंगे जब तक हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे तब तक। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिलेटिव एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, एंड उसके अलावा हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देखा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सीखे। इस पोर्शन में यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।